अरे सर, आप यहाँ कोई विशेष बात तो नहीं, मुझसे कोई आवश्यक कार्य तो नहीं आ गया? घबराते हुए अशोक ने कई सारे प्रश्न एक साथ पूछ डाले। नहीं अशोक, तुम कई दिनों से अवकाश पर थे, इधर से निकल रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। क्या बात है, कुछ परेशान दिख रहे हो? मैंने अशोक को आश्वस्त करते हुए पूछा। क्या बताऊं सर, बेटी की शादी को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। ऊपर से पत्नी की अस्वस्थता ने मुझे तनावग्रस्त कर दिया है। अब आपसे क्या छुपाना, डॉक्टर कहते हैं कि मेरी पत्नी अवसाद से ग्रसित है। इनकी शादी के समय इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने इन्हें प्रभावित किया है। तभी से इनके अंदर उदासी, निराशा, अपराध बोध और स्वयं के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई है। अशोक ने पूरा विवरण बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके अचेतन में कोई अंतर्दृढ़ हो जिसके कारण ये अवसादग्रस्त हो गई हैं? मैंने कुछ और जानने की चेष्टा की। सर, इनकी इस मानसिक स्थिति के लिए उत्तरदायी दुर्घटना को तो मैं जानता हूँ। अब आपसे क्या छुपाना सर, बात यह है कि अब इनका विवाह। अशोक इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसकी पुत्री ने किसी कार्यवश उसे अंदर बुला लिया। सर, मैं अभी आया, तब तक आप यह एल्बम देखिए। मुझे एल्बम थमाते हुए अशोक भीतर चला गया। मैं तस्वीरें देखने लगा। पहले की कुछ तस्वीरें संभवतः अशोक के बचपन और परिवार वालों की थी। बाद की तस्वीरें अशोक के विवाह की थी। मुझे उन तस्वीरों में से कुछ जगह ना जाने क्यों परिचित सी लगी। एक फोटो जिसमें बारात किसी मंदिर के प्रांगण में रुकी थी, जिसे देखकर लगा कि मैं पहले भी इस स्थान पर जा चुका हूँ। फिर द्वार 4 के समय का फोटो देखकर तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि ऐसे ही एक तस्वीर तो मेरे पास भी है। मैं अभी इसी सोच में था कि अशोक वापस आ गया और जलपान के लिए आग्रह करने लगा। मैंने बात पुनः प्रारंभ की। हाँ अशोक, तुम कह रहे थे कि विवाह। सर, मेरी पत्नी का अंतर्दृढ़ उसके विवाह के कारण उत्पन्न हुआ है। यही कारण है कि विवाह से जुड़े किसी भी विषय पर विचार विमर्श करते ही वह असहज हो उठती है। जानते हैं इस बार क्या हुआ? अशोक की बातों से मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। सर, मेरी बेटी पल्लवी के विवाह की बातचीत चल रही है, किंतु वे लोग एक मोटरसाइकिल को लेकर विवाह टाल रहे हैं। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि उन्हें एक मोटरसाइकिल दे पाऊँ, और जिस दिन से मेरी पत्नी वंदना ने यह बात सुनी है, उसी दिन से वह असहज हो उठी है। बस एक ही बात उसके मन मस्तिष्क में छाई हुई है। कहती है जैसे मेरा विवाह टूट गया था, वैसे ही पल्लवी का विवाह भी नहीं होगा। तुमने समझाने की चेष्टा नहीं की। समझाने से ही समस्या सुलझ जाती तो फिर बात ही क्या थी। अशोक बिल्कुल हताश निराश लग रहा था। नहीं अशोक, हताश ना हो और कार्यालय के कार्यों को भी चिंता ना करो। पहले वंदना की उचित देखभाल करो। मुझे अपना बड़ा भाई समझना, अधिकारी तो मैं केवल ऑफिस में हूँ। मैंने अशोक को साहस दिया और फिर घर वापस आ गया। घर लौटा तो हृदय में एक बेचैनी थी। अशोक के विवाह स्थल की फोटो ने मुझे उद्वेलित कर दिया था। मन में उठे संदेह की पुष्टि के लिए मैंने भी अपनी पुरानी तस्वीरों को निकाला, जो मेरे दुखद वैवाहिक जीवन के प्रारंभ और अंत की मुख्य साक्षी थी। और मेरा संदेह सच में बदल गया, क्योंकि अशोक के विवाह की तस्वीरें ठीक उसी स्थान की थी जहां वर्षों पूर्व मैं भी दूल्हा बनकर गया था। किंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। मैं उन तस्वीरों में डूबता चला गया और मेरे सम्मुख आज से 24 वर्ष पुराना दृश्य मानो पुनर्जीवित हो उठा। द्वार 4 के लिए मैं पीढ़े पर बैठा था। पंडित जी विविध मंत्रोच्चार किए जा रहे थे। रात 10 बजे वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए दोनों पक्षों के लोग आंगन में जुटे थे। जब कन्यादान के लिए कन्या को बुलाए जाने की बात हुई तो एकाएक
मेरे फूफा जी ने मेरे बाबूजी के कान में कुछ कहा और बाबूजी ने कार्यक्रम को बीच में ही रोक कर कहा, चतुर्वेदी जी, विवाह पूर्व ही तय हुआ था कि मोटरसाइकिल भी उपहार में दी जाएगी, पर लगता है आप वह बात भूल रहे हैं। मेरे बाबूजी ने अपनी निर्लजता और लोभ दोनों एक साथ प्रकट कर दिए। शुक्ला जी, परिस्थितियों के कारण अभी कुछ नहीं कर पाया हूँ, किंतु वचन दिया है तो अवश्य पूरा करूँगा। विश्वास कीजिए, गौने में वो मोटरसाइकिल अवश्य दे दूंगा। कन्या के पिता ने अत्यंत ही दयनीय और कातर वाणी में अनुरोध किया, किंतु मेरे बाबूजी अपने ही जिद पर अड़े रहे। बात बढ़ती गई। मुझे आदेश दिया गया कि विवाह वेदी पर से उठकर बाहर आ जाओ। मैं हिचकिचाया, कुछ कहना चाहा, किंतु उस सनक ने मानो बाबूजी को शैतान बना दिया था। बलपूर्वक मुझे मंडप से बाहर कर दिया गया। एक बार मान मनोवल का प्रयास फिर हुआ, किंतु सब व्यर्थ। बाबूजी ने आदेश दे दिया कि बारात वापस जाएगी। उनके इस अशोभनीय निर्णय के प्रति मैं ना जाने क्यों कोई प्रतिरोध नहीं प्रकट कर पाया। बारातियों ने भोजन बीच में ही छोड़ दिया। तंबू कनात उखाड़े जाने लगे। बैंड वाले सहम कर ढोल नगाड़े समेटने लगे। लोग अपने अपने सामान समेटने लगे और क्षण भर में सारा दृश्य ही परिवर्तित हो गया। कहाँ मंगल गान, नाच गाना, खाना पीना और कहाँ पल भर में ही हाहाकार। कन्या के पिताजी कभी मेरे चरणों पर तो कभी बाबूजी के पैरों पर अपना मस्तक पटकते रहे, किंतु कोई परिणाम ना निकला। मुझसे कहने लगे, बेटा तुम ही समझाओ बाबूजी को, मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूँगा। मेरी प्रतिष्ठा और लड़की के जीवन को इस प्रकार तिरस्कृत और अपमानित होने से बचा लो। मैं कुछ कहता इसके पूर्व ही मेरे बाबूजी ने किंचित क्रोधित होकर टोका, तय कर लो किसकी प्रतिष्ठा रखनी है, अपने बाप की या उसकी, जो अभी तुम्हारा कुछ नहीं। मेरी प्रतिष्ठा रखना चाहते हो तो कार में बैठो। मैं यंत्र चालित सा जाकर कार में बैठ गया। रात में ही बारात वापस लेकर बाबूजी यूं लौट रहे थे मानो कोई प्रबल शासक किसी छोटे से राज्य को रौंद कर वापस जा रहा हो। वापसी की यह यात्रा मैंने घोर मानसिक संतरास में पूरी की। क्या होगा उस लड़की का? कौन विवाह करेगा उससे? मैं अपने बाबूजी के इस अमानवीय निर्णय का विरोध क्यों नहीं कर सका? मस्तिष्क में विचारों का ज्वार भाटा चल रहा था। मेरी कल्पना में अपनी वैवाहिक त्रासदी का एक एक दृश्य बार बार कौंधता रहता। सोचता था उस घर के लोगों पर क्या बीत रही होगी। मेरे बाबूजी के मिथ्या दंभ ने उस परिवार को इस प्रकार अपमानित किया कि निर्जीव मोटरसाइकिल की मांग को मनवाने के प्रयास में एक सजीव नारी की मांग को सुनी ही छोड़ आए। क्या बीत रही होगी उस युवती पर? कहीं वह आवेश में आत्महत्या ना कर बैठे। इस विचार मात्र से मैं सिहर उठा। एक बार सोचा कि मैं अकेले ही जाऊं और उसे अपनी पत्नी बना लाऊं, किंतु अंतर्मन ने टोका, लोग क्या कहेंगे? बाप का ऐसा स्वाभिमान कि बेटे को विवाह मंडप से उठा ले गया और वही बेटा अब विवाह करने आया है। यह तो थूक कर चाटने वाली बात हो गई। कहीं कन्या पक्ष के लोगों ने मुझे अपमानित कर वापस भेज दिया तो? रात को भोजन भी नहीं किया। यह मनोदशा मानो मुझे पागल बनाए जा रही थी। अगले दिन ही वापस नौकरी पर जाने का निश्चय कर लिया। चलते समय बाबूजी ने कहा, ठीक है जाओ बेटा, और हाँ निराश मत होना, अच्छे रिश्ते आएंगे। उन कंगालों से तो मुक्ति मिली। वापस आने पर नौकरी फिर शुरू हो गई। जब तक कार्यालय में रहता मन काम से उलझा रहता, किंतु घर लौटते ही एक अपराध बोध से ग्रसित हो जाता था। उस लड़की के प्रति हुए अपमान और अपराध के लिए मैं अब स्वयं को दोषी मानने लगा था। इसी मनोदशा में
करीब 1 महीने बाद ही बाबूजी की एक चिट्ठी आई। प्रिय यशवंत, 15 दिनों की छुट्टी लेकर आ जाओ। तुम्हारा विवाह करीब करीब निश्चित ही है। लेन देन भी विवाह पूर्व ही हो जाएगा। बस इस बार तुम लड़की देख लो। शीघ्र आ जाओ। तुम्हारे बाबूजी। इस पत्र ने मेरे सुलगते हुए जीवन में आहुति का काम किया। एकाएक मेरे अंदर का विद्रोही पौरुष उबल उठा और खूब सोच समझकर मैंने बाबूजी को प्रतिरोध का पत्र लिख ही डाला। बाबूजी, इन भ्रष्ट सामाजिक परंपराओं और कुरीतियों के कारण विवाह का जो दुखद अनुभव मुझे हुआ है, उसकी स्मृति मेरे जीवन से सदैव जुड़ी रहेगी। ना जाने उस निर्दोष युवती का क्या हुआ होगा। मेरे दब्बू व्यक्तित्व ने एक युवती का संपूर्ण जीवन नष्ट कर डाला और मैं आपसे यह तक ना कह सका कि मोटरसाइकिल से अधिक महत्व मानवीय मूल्यों का है। अतः अब यह मेरा प्रयासित ही समझिए कि मैंने आजीवन अविवाहित रहने का संभवतः अव्यवहारिक किंतु दृढ़ संकल्प ले लिया है। उम्मीद है मुझे इस घृष्टता के लिए क्षमा करेंगे और विवाह के लिए पुनः विवश नहीं करेंगे, किंतु परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह आजीवन करता रहूँगा। आपका आज्ञाकारी बेटा यशवंत। पत्र के प्रति उत्तर निश्चय ही मेरे अनुकूल नहीं रहे। बाबूजी और माँ मुझे समझा समझाकर परास्त हो गए, किंतु मेरा निश्चय अटल रहा। अब तो बस एकाकी जीवन साथ रह गया और रह गई ये तस्वीरें जो मेरे अतीत के उन उला समय क्षणों की मुख्य साक्षी है, जिन क्षणों के मेरे दब्बूपन ने केवल स्मृति चिन्ह बनाकर छोड़ दिया। ऐसे ही तस्वीरें अशोक के एल्बम में देखकर मेरा हैरान होना स्वाभाविक था। 2 दिनों बाद जब अशोक कार्यालय आया तो उसे मैंने किसी बहाने से अपना घर बुलाया और अपने एल्बम की वही तस्वीरें दिखाई जो अशोक के पास थी। वह भी अवाक रह गया और पूछ ही बैठा, आपके पास ये फोटो कैसे सर? यही प्रश्न तो मैं पूछने वाला था। सर, मेरा तो वही विवाह हुआ है, किंतु आपकी फोटो उसी स्थान और वह भी वैवाहिक समारोह की। कहीं आप ही वह व्यक्ति तो नहीं जो मोटरसाइकिल ना मिलने पर युवती को अविवाहित छोड़ भाग आए थे? हाँ अशोक, मैं ही वह कायर व्यक्ति हूँ जो उस समय अपने पिता के अमर्यादित निर्णय का प्रतिरोध ना कर सका। उस दिन से लेकर आज तक मैं पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूँ। केवल इतना कर सका कि आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय कर लिया है। मैं अशोक के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। सर, आपने जिस सहजता से इस संपूर्ण घटना को स्वीकार किया, यह वास्तव में इतनी सहज घटना नहीं थी। आपकी बारात वापसी के पश्चात उस युवती के माता पिता तो विक्षिप्त से हो गए थे। उस युवती ने छत से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया, किंतु किसी ने देख लिया और उसकी जान बचा ली गई। सारा गांव थू थू कर रहा था आप लोगों पर। तुम कैसे पहुंच गए वहां? मैंने प्रसंग बदलते हुए पूछा। मैं तो अपने मामा के घर आया हुआ था। इस हृदय विदारक घटना की चर्चा गांव में फैलते देर न लगी। मैं भी वहां पहुंच गया। पूरी बात जानने और उस घर के सदस्यों के दुख दर्द को देखकर ना जाने किस प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने स्वयं को विवाह के लिए प्रस्तुत कर दिया। मेरे मामा हैरान रह गए, किंतु मैंने कहा, मामा जी, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे माता पिता इस निर्णय से अप्रसन्न नहीं होंगे। फिर मैं वयस्क और परिपक्व हूँ। मैंने उस लड़की से केवल इतना कहा कि जीवन पर्यंत तुम्हें सुखी रखने की चेष्टा करूँगा। उसने मेरी बात सुनी और बोली, इस दुख की घड़ी में आपने हमारे परिवार का साथ दिया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मुझे छलेंगे नहीं। यही उसकी सहमति का संकेत था। फिर विवाह हुआ। सब कुछ पूर्ववत, केवल आपकी जगह मैं था।
लेकिन उस घटना का वंदना के मस्तिष्क पर ऐसा विपरीत प्रभाव पड़ा है कि विवाह से जुड़े किसी भी प्रसंग के सामने आते ही वह असहज हो उठती है। पल्लवी मेरी बेटी के विवाह में लड़के वाले मोटरसाइकिल की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बात को भी वंदना अपने विवाह से जोड़ लेती है और हताशा की दशा में बार बार कहती है कि पल्लवी का विवाह भी उसी की तरह अपमानजनक ढंग से टूट जाएगा। अच्छा, यह बात है, तुम उनसे कह दो कि वंदना के विवाह की पुनरावृत्ति ना होगी। पल्लवी का विवाह अवश्य होगा। मैंने मन ही मन एक ठोस निर्णय ले लिया था। अशोक जब जाने लगा तो मैंने उससे निवेदन किया कि वह वंदना को मेरे बारे में ना बताए और साथ ही पल्लवी के होने वाले ससुराल का पता भी पूछ लिया। दूसरे ही दिन मैंने उस स्थान का पता लगा लिया जहां पल्लवी का होने वाला पति काम करता था। मैंने उससे भेंट की और आवश्यक कार्य के बहाने उसे एक होटल में ले गया। हम दोनों एक दूसरे के लिए अपरिचित थे। मैंने अपना परिचय दिया और अपने विवाह से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बताया। फिर अशोक के साहस भरे निर्णय के बारे में भी बताया। अंत में मैंने उससे मिलने का उद्देश्य भी स्पष्ट किया। देखो बेटा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे परिवार की ओर से विवाह में मोटरसाइकिल की मांग है। मैं यह भी जानता हूँ कि पल्लवी तुम्हारी होने वाली पत्नी के पिताजी इस मांग को पूरा कर पाने में असमर्थ है। दहेज की इस क्रूर कुरीति को नष्ट करने में तुम्हारे जैसे युवाओं को पहल की आवश्यकता है। लेकिन अंकल, मैं अपने विवाह के बारे में ही अपने ही मुंह से ये सब बातें अपने पिताजी से कैसे कहूँ? उसने मुझे अपनी परेशानी बताई। आज से 24 वर्ष पूर्व यही मानसिकता मेरी भी थी बेटा। मैंने अपने बड़ों से बात करने का निर्णय नहीं ले पाया और आज तक पश्चाताप की आग में झुलस रहा हूँ। उस समय अशोक ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय पर आज भी अशोक को गर्व है। क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम भी अपने आज के निर्णय पर कल गर्व से मस्तक ऊंचा कर सको और समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सको? बेटा, मैं अपने जीवन भर के अनुभव का निचोड़ तुमसे कह रहा था। अपने बाबूजी को समझाओ और फिर भी तुम लोग मोटरसाइकिल का मोह नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए का चेक दिए जा रहा हूँ, खरीद लेना। यह मेरे लिए तो प्रयाश्चित का एक अवसर है, लेकिन कभी कभी मनुष्य को पश्चाताप और प्रयाश्चित का अवसर भी नहीं मिल पाता। कहीं मेरी तरह तुम्हें ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। कहते हुए मैंने उससे विदा ली। करीब सप्ताह भर मैं घोर असमंजस की स्थिति में रहा। क्या वह लड़का अपने बाबूजी को नहीं समझा सका होगा? क्या पल्लवी के विवाह की परिणति भी वंदना की तरह होगी? अनेकों अनुत्तरित प्रश्न मस्तिष्क में कौंधते रहे। एक दिन अचानक ही अशोक बड़ा ही खुश होता हुआ मेरे घर आया। सर, चमत्कार हो गया। उन लोगों ने बिना किसी दहेज या उपहार के ही विवाह संबंध करना स्वीकार कर लिया है। लड़के के पिता ने मुझसे स्वयं भेंट की और बोले, शीघ्र ही विवाह की तिथि निकलवाइए और पल्लवी बेटी को विदा कीजिए। अशोक ने यह बात कहते कहते मुझे भी विवाह का निमंत्रण कार्ड पकड़ाया और बोला, सर, पल्लवी आपकी भी बेटी है। इससे अधिक मैं क्या कहूँ? वह मुझे निमंत्रित कर चला गया। विवाह के दिन पल्लवी के ससुर जी ने अशोक से पूछा, भाई साहब, आपके प्रशासनिक अधिकारी यशवंत शुक्ला जी नहीं आए अब तक? बुलाया तो था, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? अशोक ने पूछा। इसलिए कि उन्होंने ही मेरी अंतर आत्मा को जगाया। उन्होंने मेरे बेटे से भेंट कर सारी घटनाएं बताई और यह भी कहा कि अगर तुम्हारे बाबूजी फिर भी अपनी मांग पर अड़े रहे
तो यह 1 लाख रुपये का चेक उन्हें दे देना। मैं उन देवता तुल्य व्यक्ति से मिलकर उनका चेक वापस करना चाहता था और अपनी अविवेकपूर्ण मांग के लिए क्षमा भी मांगना चाहता था। पल्लवी के ससुर जी ने वह चेक अशोक को दिखाया। अशोक स्तब्ध रह गया। यशवंत नहीं आए, किंतु थोड़ी देर बाद उनका चपरासी आता दिख पड़ा। उसने आकर अशोक को एक पत्र पकड़ाया। प्रिय अशोक, पल्लवी के विवाह में सम्मिलित ना होने से तुम्हें आश्चर्य और दुख हुआ होगा। इस विवाह में मेरी क्या भूमिका रही यह भी तुम जान चुके होगे, लेकिन वंदना के विवाह में अपनी लज्जाजनक भूमिका के कारण ही मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। वह मुझे कभी भी क्षमा नहीं करेंगी, करना भी नहीं चाहिए। अतः मैं आ ना सका। पल्लवी बेटी से क्षमा चाहता हूँ। वह रुपये पल्लवी को मेरी ओर से उपहार स्वरूप दे देना। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे अब वंदना को प्रश्न और अवसाद से मुक्त रखे। मैं संभवतः कभी ना मिल सकूं, क्योंकि मैंने अपना स्थानांतरण करवा लेने का निश्चय कर लिया है। तब तक अवकाश पर अपने घर पर ही रहूंगा। सभी को शुभकामनाएं। अशोक स्तब्ध था। खैर, विवाह हुआ, पल्लवी पराई हुई, किंतु यशवंत एकदम से पराये होते हुए भी अब अशोक और वंदना के हृदय में अपना स्थान बना चुके थे। वे सोच रहे थे, कोई व्यक्ति वर्षों पूर्व की गई भूल का ऐसा प्रायश्चित करेगा। सचमुच पश्चाताप और प्रायश्चित की यह पराकाष्ठा थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।